कोलकाता की घटना ने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और ये घटना अब देश के हर नागरिक के लिए एक शूल जैसी बन गई है जो उनके सीने को लगातार रक्त रंजित कर रही है। आज से 12 साल पहले वर्ष 2012 में जब दिल्ली में निर्भया गैंगरेप की घटना हुई थी, उस समय पूरा देश जाग गया था, पूरे देश की आंखों में आंसू थे और पूरे भारत में उस घटना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। और आज 12 वर्षों के बाद फिर से देश के लोग जाग गए हैं और आज देश भर में इस घटना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले दिल्ली के इंडिया गेट से आई हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने कोलकाता की निर्भया के लिए एक कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ मांगा है। पहले दिन से बता रखा है कि हमें जो विक्टिम है उनके लिए जस्टिस चाहिए और हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए कि ये दोबारा ना हो। आपने 14 तारीख की रात में ही देखा कि इतना पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी सुरक्षा की जाए। उसके बावजूद मेधावी छात्रों में से एक है, क्योंकि जब डॉक्टर आप बनते हैं तो टैलेंट की आवश्यकता होती है, आपको मेधावी तो होना ही होता है, वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमारे देश की क्रीम है, वो बच्चे जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की, तपस्या की। इनके माता पिता ये सपना देखा करते थे कि एक दिन हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर हो, और अब ये डॉक्टर बन गए और आज ये डॉक्टर सड़कों पर परेशान होकर घूम रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षा चाहते हैं। और आज भी हमें काम करने की जगह पर यानी इनके वर्क प्लेस पर कोई बुनियादी सुविधाएं दे नहीं पा रहे। अभी किसी एक डॉक्टर ने कहा कि उनके पास ऐसी भी जगह नहीं है जहां बैठकर वो सुस्ता सकें या थोड़ी देर की एक नींद भी ले। डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहा जाता है, उसे भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन उस भगवान के रूप को हम एक बैठने की जगह नहीं दे सकते, उसे बुनियादी सुविधाएं आज भी हम नहीं दे सकते। और आज भी अगर आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, आप खुद जानते हैं अगर आप में से बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों में गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि 17 अगस्त को, ये तिथि आप याद रखिएगा, 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर, पूरे देश के डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान इमरजेंसी के अलावा बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। एफआईआर दर्ज करानी होगी और अगर कोई मेडिकल संस्थान ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पूरा देश सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता है और वो सवाल ये कि क्या ये रेप और मर्डर का मामला है या फिर ये गैंग रेप और मर्डर का मामला है। यानी जो आरोपी है जिसने ये काम किया है, क्या वो एक आदमी था या फिर वो कई लोग। आज सीबीआई की टीम क्राइम सीन पर एक 3D लेजर स्कैनर के साथ पहुंची, जिससे घटनास्थल से ऐसे डिजिटल साक्ष्य और ब्लूप्रिंट तैयार किए जाएंगे जिनसे ये पता चल पाएगा कि 8 और 9 अगस्त की रात को जब ये घटना हुई उस समय इस सरकारी अस्पताल के इस सेमिनार हॉल में कुल कितने लोग मौजूद थे। और ये वो 3D स्कैनर है जिसका विदेशों में भी काफी इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से कई देशों में अपराध की मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को सुलझाया गया है। इसलिए आज इस 3D स्कैनर के जरिए सीबीआई पता करेगी कि उस रात क्या हुआ था, कितने लोग उस जगह पर मौजूद। और जब तक इस मामले में कोलकाता पुलिस जांच कर रही थी तब तक उसका यही दावा था कि ये एक रेप और मर्डर की घटना है और इसमें शामिल आरोपी को उसने गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसका नाम है संजय रॉय और ये 33 वर्ष का एक आदमी है। पुलिस का कहना है कि संजय रॉय ने 8 और 9 अगस्त की रात को अस्पताल के पीछे शराब पी, यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो देखे और इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस का यह भी कहना था कि उसके पास जो सीसीटीवी फुटेज, कोलकाता पुलिस के मुताबिक उसने इस केस को लगभग सुलझा लिया। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने यह दावा किया कि उन्होंने पीड़ित डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है और इसके मुताबिक जांच में पीड़ित डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट 151 ग्राम लिक्विड मिला जो एक व्यक्ति का हो नहीं सकता। और वो पूरे दावे के साथ ये कह रहे हैं कि ये गैंग रेप का ही मामला है।
यहाँ हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा। इसलिए हम पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है या नहीं। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये गैंग रेप का मामला हो सकता है और ये बात तब पता चलेगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अगर इन डॉक्टर साहब के दावे में जरा भी सच्चाई है तो इससे ये मामला गैंग रेप का बन सकता है और शायद यही कारण है कि सीबीआई भी अभी सिर्फ इसी बात की जांच कर रही है कि उस दिन घटनास्थल पर कुल कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि अगर एक बार ये पता चल गया तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये रेप का मामला है या फिर ये गैंग रेप का मामला है। यहाँ एक और सवाल ये है कि अगर ये गैंग रेप का मामला है तो फिर अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो में सिर्फ एक ही आरोपी अंदर जाता हुआ क्यों दिख रहा है? और अगर ये गैंग रेप तो फिर क्या बाकी के आरोपी पहले से ही अस्पताल के अंदर मौजूद? तो ये भी एक थ्योरी हो सकती है कि ये जो संजय रॉय नाम का आदमी है ये बाहर से अंदर गया अस्पताल के और दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं हॉल में एक महिला डॉक्टर अकेले सो रही है, क्योंकि वो सीधे वहां कैसे पहुंचा? आप खुद सोचिए, अगर ये आरोपी नशे में थे, शराब पीकर अस्पताल में आया था, तो ये सीधे तीसरे मंजिल के उसी सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच गया जहां ये महिला। इसके अलावा सीबीआई ने इस अस्पताल की मौजूदा प्रिंसिपल और पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ की, जिससे ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है जो अभी सबके सामने आना बाकी है। और अभी इस मामले की जांच जिस दिशा में जा रही है और जिस तरह के बयान कोलकाता पुलिस की तरफ से आए हैं, उनसे अस्पताल की भूमिका को लेकर भी कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस उन ट्रेनी डॉक्टरों को सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार तो नहीं कर सकती जो घटना के वक्त अस्पताल में वहां मौजूद थे। और इस बयान से पता चलता है कि इस मामले में हो सकता है कि अस्पताल only on the basis of evidence. These are young boys, talented boys. I cannot arrest them just because he was present on duty on those at that particular place of duty. कोलकाता के जिस सरकारी अस्पताल में घटना हुई वो अस्पताल पहले से भी काफी विवादों में रहा है। आप शायद इस अस्पताल के बारे में जानते नहीं हैं। कोलकाता के लोग तो जानते हैं, जो यहाँ काम करते हैं वो जानते हैं, लेकिन देश के बाकी लोगों को इस अस्पताल की पुरानी कहानियों के बारे में पता नहीं होता। आज हमने कुछ कहानियों को खोद कर निकाला है और इस अस्पताल की कई ऐसी कहानियां हैं जो न सिर्फ बहुत डरावनी बल्कि इन कहानियों का मौजूदा घटना से भी एक संबंध हो सकता है। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा जब मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगा जैसे आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं। इस अस्पताल का नाम है आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जो भारत के सबसे पुराने अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में से एक है और इसकी स्थापना डॉक्टर राधा गोविंद कर ने आज से 138 वर्ष पहले वर्ष 1886 में की थी और वर्ष 1958 में ये एक सरकारी अस्पताल बन गया। लेकिन देश में इस अस्पताल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वर्ष 2001 जब सौमित्र विश्वास नाम के एक ट्रेनी डॉक्टर ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उस समय ज्यादातर ट्रेनी डॉक्टर्स का यह आरोप था कि सौमित्र विश्वास की हत्या हुई है और उनके शव को हत्या के बाद बड़े सुनियोजित तरीके से पंखे से लटका दिया और इस साजिश के पीछे उन्होंने अस्पताल का मैनेजमेंट और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। इन डॉक्टरों और छात्रों का कहना था कि इस समय इस अस्पताल में बाहर से प्रोस्टिट्यूट्स को लाकर पॉर्न वीडियो बनाए जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप इस अस्पताल पर लगा है कि बाहर से सेक्स वर्कर्स को यहाँ लाया जाता है, उनके साथ पॉर्न वीडियोस इस अस्पताल में बनाए जाते हैं और कई बार तो शवों के साथ भी पॉर्न वीडियोस बनाए गए। और जब सौमित्र विश्वास को अस्पताल में काम करते हुए इस रैकेट के बारे में पता चला, इस गोरख धंधे के बारे में पता चला और उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया तो आरोपों के मुताबिक उनकी हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को एक आत्महत्या का मामला बना दिया।
और अगर आप इस घटना को देखें तो इस मामले में भी इस महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को पहले आत्महत्या का मामला बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना में जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है वो भी अस्पताल के पीछे यौन उत्पीड़न के पॉर्न वीडियोस देखकर ही आया था, जिससे ये पता चलता है कि इस अस्पताल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और यहाँ इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही। अब आगे चलते वर्ष 2003 में एक हाउस स्टाफ इस अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी और फिर वर्ष 2016 में भी एक डॉक्टर की सड़ी हुई लाश इस अस्पताल से बरामद हुई थी, जबकि पिछले ही साल एक इंटर्न डॉक्टर की इसी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। बड़ी बात यह है कि इन सभी मामलों में डॉक्टरों द्वारा क्राइम सीन कुछ दिनों तक कोलकाता पुलिस के नियंत्रण में था, इसलिए सीबीआई की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो इस केस को सुलझाएगी कैसे। अगर दुनिया में राजनीति का कोई ओलंपिक खेल होता तो उसमें भारत के नेता सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर लाते, और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझिए। जिस पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री होने के नाते ममता बनर्जी विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस घटना में ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और बीजेपी ने भी इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पूरी घटना पर जांच से ज्यादा अब राजनीति हो रही है। आप खुद बौखलाए हुए पूरा ग्रुप के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। किसने तैयार किया? प्रिंसिपल का भी कोई बयान नहीं दिया। वो पुलिस 1/5 तक वहाँ पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़-फोड़ वहाँ पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता। West Bengal state government must tell the people in a convincing way how the government has been taking strong action against culprits, how the government is considering to concede the demands made by doctors and other medical personnel. Instead of that, West Bengal government should not engage in blame game, accusing the opposition parties. इस तरह के बलात्कार के मामलों पर भी राजनीति होती है और हमारे देश के नेता सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बलात्कार की घटना किस राज्य में हुई। आपको याद होगा इस तरह की घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती 2020 में, आपको याद होगा हाथरस में भी एक ऐसी घटना हुई थी, और 2017 में उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव में ऐसी घटना हुई थी। और आपको ये याद होगा हमारे देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने, हमारे तमाम बुद्धिजीवियों ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था और हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश पहुंचने लगे थे, परिवारों से मिलने लगे और उस समय ये एक बड़ा मुद्दा बना। लेकिन वही नेता जो हाथरस में इतने एक्टिव, उत्तर प्रदेश में इतने एक्टिव, वो लोग कोलकाता नहीं जा रहे। आलोचना तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में बैठकर बयान भी दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए हमारे देश के बड़े बड़े विपक्षी दलों में से कितने बड़े बड़े नेता कोलकाता अभी तक गए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आज भी हमारे देश में जो राजनीति होती है वो राज्य देखकर होती है, धर्म देखकर होती है, जाति देखकर होती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी राज्य में, महिला किसी भी राज्य की, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, अगर उसके साथ कोई जाति हुई है तो उस पर समान नियम लागू होना चाहिए। वो ये बताएंगे कि सफलता सिर्फ मेडल की मोहताज नहीं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से एक मुलाकात की, जिनमें विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अभी भारत नहीं पहुंचे। तालिबान सरकार में आ गया। अब दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो तालिबान के साथ किस तरह के रिश्ते बनाए। लेकिन आज आप देख लीजिए तालिबान अपनी परेड निकाल रहा है और तालिबान ने अब अपने आप को एक सरकार के तौर पर स्थापित कर, और अमेरिका जैसे देश दूर से देख रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो सारी गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां और जो हथियार आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े सैन्य वाहन आप देख रहे हैं,
जो हेलीकॉप्टर्स अभी उड़कर गए थे, इनमें से ज्यादातर वही हैं जो अमेरिका यहाँ पर छोड़ गया। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे 8वीं 9वीं पास साइबर ठगों ने आईपीएस ऑफिसर, सीबीआई अधिकारी और एक जज बनकर एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से 2,81,00,000 रुपए ठग लिए, लूट लिए। इस ठगी की शुरुआत 1 अगस्त से शुरू हुई, जब रुचिका टंडन नाम की इस महिला डॉक्टर के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर का अधिकारी है और इस नंबर के खिलाफ 22 शिकायतें मिली हैं, इसलिए डॉक्टर के इस नंबर को बंद किया जा रहा है क्योंकि इस नंबर के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। उस ठग ने, साइबर ठग ने स्काइप डाउनलोड करने के लिए कहा और महिला की बात राहुल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से कराई और बताया कि ये राहुल गुप्ता एक सीबीआई का बड़ा अधिकारी है। इसके बाद महिला डॉक्टर से कहा गया कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम आया है और आपका बैंक अकाउंट इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। इस पैसे से विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई और कोर्ट के पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन साइबर ठगों ने इस महिला के पास कई डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जिनमें सीबीआई की मोहर और वाटरमार्क लगे हुए थे, जबकि ये फर्जी कागजात। उनकी डिजिटल अरेस्टिंग का फर्जी ऑर्डर निकाला गया। यहां तक कि कोर्ट के भी तमाम नोटिस फर्जी थे, जिन्हें इस महिला डॉक्टर ने असली समझ लिया और वो इनके जाल में फंस गया। इसके बाद महिला से कहा गया कि ये बात किसी को ना बताएं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए आपको अलग से सजा मिले। और इन लोगों ने इस महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और लगातार वीडियो कॉल पर रखा और वीडियो कॉल पर ही फिलहाल इस महिला डॉक्टर की शिकायत पर बैंक ने अब तक 27,88,000 रुपए बरामद कर लिए हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया। आप भी देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ये जो साइबर ठग हैं ये ज्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं। कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, पढ़े लिखे लोग पढ़े, लेकिन ये कम पढ़े लिखे साइबर ठग पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप सोचिए हमारे देश में ये जो महिला डॉक्टर है, कितनी वर्षों की पढ़ाई करने के बाद, मेधावी छात्रा रही हूँ, कितनी पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनी हूँ और आज उस डॉक्टर को इन 8वीं 10वीं फेल या पास समझ लीजिए आप, कम पढ़े लिखे साइबर ठगों ने कैसे बेवकूफ बनाया और लगभग 3.25 करोड़ रुपए इनके ठग लिए। वो डेली मुझे 6-7 दिन तक अलग अलग अकाउंट्स की डिटेल्स देते थे और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप और स्काइपी के लिए अलग से फ़ोन खरीदवाया और उसमें व्हाट्सएप और स्काइपी डाउनलोड करवा के उससे वो पूरा टाइम मतलब दे यूज्ड टू सी मॉनिटर क्या मुझे व्हाट्सएप पर जो ये लेटर्स दिए थे कोर्ट के नोटिस और सर्विलियंस के 76 पॉइंट्स के सर्विलियंस के रूल्स भेजे थे। सब में लोगोज वाटर मार्क्स लगे हुए थे सीबीआई के और कोर्ट के जो पेजेस थे उसमें स्टैम्प और पूरा कोर्ट के पेजेस। और उन्हें भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते।